मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो परसेंटेज की सेकेंड क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। और ये एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। यहां पर उसी का अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है परसेंटेज में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। जो 3 घंटे का समय है वो एक दिन के समय का कितने प्रतिशत है। हमने लास्ट क्लास में बताया था फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। यहां पर बोला गया कितने परसेंट है, यानी इनटू 100 तो करना है, लेकिन वो फ्रैक्शन क्या है जिसको इनटू 100 करने पर आपका परसेंटेज आंसर रिजल्ट आएगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन को बनाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को बनाने के लिए दी गई कंडीशन को ध्यान रखना है। और ये कंडीशन क्या है, तो इन कंडीशंस में ध्यान क्या रखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर देखें तो बोला गया कि 3 घंटे कितना प्रतिशत है, किसका बोला गया है, एक दिन का। ध्यान यह रखना है कि जिसके बारे में बात की जाएगी वो हमेशा कहां रहेगा, न्यूमरेटर में। जिसके बारे में बात की जाएगी वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। जिसके बारे में बात करते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। और जिससे उसका कंपेयर, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो कि ये वैल्यू कितना परसेंट है, तो जिस वैल्यू की बात करेंगे वो वैल्यू ऊपर रहेगी। अब बोला जा रहा है कितना परसेंट है, तो इनटू 100 होगा। किसका, जिस वैल्यू से उसका कंपेयर हो रहा है कि किस वैल्यू का वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा ना, वो हमेशा कहां जाएगा, नीचे। यानी बोला जा रहा है कि 3 घंटे जो है, जो टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है, वो कितना परसेंट है, यानी 3 घंटे ऊपर रहेगा। कितना परसेंट है, इनटू 100। और ये बोला जा रहा है कितना परसेंट है, लेकिन किस वैल्यू का, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 3 घंटे है वो एक दिन का कितना परसेंट है। तो आपको देखिए यहां पर, अगर ये 3 आवर्स है, अगर ये आवर्स में है तो नीचे भी आवर्स में होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 3 घंटे की बात की जा रही है तो 3 घंटे ऊपर लिखा, कितना परसेंट है तो इनटू 100 लिखा, लेकिन किस वैल्यू का, तो आपको दिया गया है एक दिन का। और एक दिन का कितना परसेंट निकालना है, तो एक दिन में आपको पता है कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होता है। मैंने क्यों आवर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये आवर्स में था तो इसे भी आवर्स में लिखना पड़ेगा, सेम यूनिट होना चाहिए। तो हमारा किसका कंपेयर किया गया था, मतलब बोला जा रहा था कि जो 3 घंटे है वो बोला गया कितना परसेंट है, किस वैल्यू का, एक दिन का मतलब 24 घंटे का। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिसके कंपेयर में वो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, वो वैल्यू नीचे। तो अपान 24 इंटू 100, 3 से डिवाइड करें तो 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12.5। 1/8 पता चल गया तो इंटू 100 करो, या डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके, या आंसर आपको यहां पर पता ही है कि 1/8 12.5% होता है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि यहां पर जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें पता है, लेकिन फ्रैक्शन क्या बनेगा, उस फ्रैक्शन को बनाना है आपको। और फ्रैक्शन को बनाते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसके बारे में बात की जाएगी वो हाईलाइट किया जाता है, इस इंसान के बारे में या इस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, तो वो आपका हाईलाइट होगा, यानी न्यूमरेटर में। जिसके कंपेयर में उसको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो जिसके कंपेयर में बात की जाएगी वो हमेशा बेस वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर में। जैसे बोला जाए द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 22.5 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर्स, मतलब 22.5 मिनट जो है वो कितने प्रतिशत है। तो 22.5 मिनट कितने प्रतिशत है, यानी इंटू 100। अब आपका 22.5 जो है वो 22.5 जो है वो मिनट में है, तो जो आपका नीचे भी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मिनट में। तो 22.5 मिनट की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि 22.5 मिनट कितने परसेंट है, इंटू 100। लेकिन किस वैल्यू का, किसके कंपेयर में बात की जा रही है, वो हमेशा बेस में रहेगा। तो किसका बोला गया है, तो वो 1 घंटे का, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये पॉइंट आपको पहले से ही क्लियर है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं इसको मिनट में लिखूंगा क्योंकि ये मिनट में था, तो मैंने लिखा 60। और कैलकुलेट करें इसको तो 2.5 से 9 टाइम्स 2.5 से
ये अगर देखें तो 24 टाइम्स 3 3 एंड 3 8। और हमें पता है नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे रिलेट करना है। नीचे 8 आ रहा है तो आप कहेंगे 1/8 से रिलेट होगा, और आपको ऊपर कितना रहा है 3, यानी 3/8 है तो हम कह सकते हैं 3/8 1/8 का ट्रिपल है तो हम कह सकते हैं 12.5 का ट्रिपल, तो आंसर हो जाएगा 37.5%। अदरवाइज आप 100 इंटू 3/8 करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो 100 मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत अगर हो तो करिए, अदरवाइज अगर आपको पता है कि रिलेट हो रहा है डायरेक्टली तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेन आपको आज की क्लास में जो अभी सीख रहे हैं और आप मैं यहां पर सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं आपको कि ये पॉइंट कि किसके बारे में बात की जा रही है, वो हमेशा आपका न्यूमरेटर का पार्ट बनता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा क्या बनता है, डिनोमिनेटर का पार्ट। बाकी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। लास्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें इसमें, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, मनोज स्कोर्ड 384 मार्क्स आउट ऑफ 450, आउट ऑफ 450 व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ही गेट। बोला गया है कि मनोज ने 384 अंक प्राप्त किए हैं, वो 384 अंक प्राप्त किए हैं 450 अंकों में, तो कितने प्रतिशत प्राप्त किया है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से आपका टेस्ट पेपर के ऊपर लिखा जाता था, नीचे मैक्सिमम मार्क्स, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स। या फिर इस तरीके से देखिए, बोला गया कि 384 मार्क्स कितने परसेंट है, किसका, 450 का। जो 384 मार्क्स मिल रहा है, जैसे मैंने एग्जाम दिया 450 अंकों का पेपर था और उसमें मुझे 384 मार्क्स मिले हैं। अब बोला जा रहा है कि जो 384 मार्क्स मेरा है वो कितना परसेंट है, 384 मार्क्स जो वो कितना परसेंट है, लेकिन किस वैल्यू का, टोटल मार्क्स का, जितने मार्क्स का पेपर था। तो हम बात करें किसकी, 384 मार्क्स की। ये जो 384 मार्क्स हमारा है वो कितने परसेंट है, इंटू 100, लेकिन किस वैल्यू का, तो वो आपका मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि हम कह सकते हैं किसका, 450 का। और अगर आप यहां कैलकुलेट करें तो 0 कैंसिल, 5 2 5 9, अगर 3 से डिवाइड करें 128 और ये 3, यानी 256/3, जो कि आंसर आ रहा है 85, 1/3%, यानी 85.33%। अगर मुझे 450 अंक में से 384 अंक मिले तो मुझे कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो मेरा अंक कितना था, मेरे अंक की बात की जा रही है कि मेरा जो अंक है वो कितना परसेंट है, यानी 384 यहां पर जो है वो कितना परसेंट है, यानी इंटू 100, 384 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि 450। तो आपका आंसर आ रहा है 85.33% मुझे मार्क्स मिला है। अगर मैं इस पेपर को दिया हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे 384 मार्क्स मिले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर टीम प्लेड 48 मैचेस, द टीम कितनी मैच जीत रही है, वो टीम 48 मैच खेलती है, 18 मैच जीतती है, हारती है 6 मैच, 24 मैच ड्रॉ हो जाते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैच डिड द टीम लॉस। अब ये बोला गया है कि जो टीम है ना उसने कितना परसेंट मैच को हार गई है। जो टीम है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैचेस डिड द टीम लूज, जो टीम है वो कितने परसेंट मैच को हारी हुई है। अच्छा, कितने परसेंट मैच को हारी हुई है, तो हम बात करें हारे हुए मैच की। तो अगर हारे हुए मैच की बात कर रहे हैं तो हम यही तो कहेंगे ना कि हारे हुए मैच कितने हैं, 6। बोला गया कि जो टीम के द्वारा हारा हुआ मैच है वो कितना परसेंट है, तो टीम के द्वारा हारा हुआ मैच जो है वो 6 है। टीम ने 6 मैच हारे हैं, कितना परसेंट है, तो बोला गया 6 जो हारा हुआ मैच है वो कितना परसेंट है, इंटू 100। किस वैल्यू का, तो बोला गया टोटल मैच का, टोटल मैच में से कितना परसेंट टीम जो है वो मैच हारी है। तो टीम मैच जो हारी है वो 6 हारी है, 6 मैच वो हार गई है। कितना परसेंट है ये जो हारा हुआ मैच है वो कितना परसेंट है, इंटू 100। लेकिन किस वैल्यू का, तो बोला गया टोटल मैच का, और टोटल मैच यहां पर कितना है, तो बोला गया 48 मैच में से 6 मैच हारी है, यानी 6 जो है वो 48 का कितने परसेंट है, तो 6/48 इंटू 100, 6 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है, 8 टाइम, तो आंसर हो जाएगा 12.5%। 12.5% मैच जो है टीम, जितने भी मैच हुए उसके 12.5% मैच टीम हार चुकी है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका जो देखा आपने,
इस क्वेश्चन के बाद अगर आगे चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है, अगला पॉइंट आपको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। ये पॉइंट आपका क्या है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन जो हम लोग सोचते हैं उसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे अगर आप यहां देखें, ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपके जहां जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूंगा, ताकि जब क्वेश्चन में मैं तरीके को बताऊं तो उस तरीके को बताते वक्त जब मैं बता रहा हूं तो वो पॉइंट आपको तुरंत समझ में आए, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अगर ये कहता हूं 1/4 या फिर मैं कहता हूं 25% या 25% कहूं या 1/4, मैंने 25% अगर बोला तो इसका क्या मतलब है? 25% का मतलब होता है 1/4। अब 25% का मतलब अगर 1/4 होता है, इसका मतलब आप समझिए कि मैंने कहा कि एक काम करो, मैंने आपको एक सेव दिया, अगर मैंने आपको एक एप्पल दिया, सेव दिया, मैंने कहा इसका 1/4 भाग खा लो आप, मैंने कहा आप इसका 25% निकाल के ले लो, बाकी मुझे दे दो। अगर अब आपसे मैं बोलता हूं कि इसका 1/4 पार्ट आप ले लो, तो एक सिंपल सा तरीका है कि मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे उस सेव का कि उसके टुकड़े कितने करोगे? 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब उस सेव के कितने टुकड़े करेंगे? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप अनुमान लगा के आप 1/4 निकाल लो, 4 टुकड़ों में डिवाइड नहीं करो, वो आपका अलग केस है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका समझने के लिए कि किसी भी वैल्यू का 25% यानी 1/4 निकालना है, अगर 1/4 निकालना है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसके कितने टुकड़े करेंगे? 4। उस 4 टुकड़े में से कितने टुकड़े की बात कर रहा हूं? 4 पीस में अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका 1 पीस अगर देखें तो वो आपका हो गया 1/4। ये छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, इस पर आगे आने वाले जो वीडियो होगी वहां पर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बड़ा इसका यूज होता है, इसलिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। अगर इसी को मैंने बोला कि 25% यानी 1/4 निकालना है, यानी उस वैल्यू के जिसका 1/4 निकालना है उसके 4 टुकड़े करो, उसमें से कितना? 1 टुकड़े की बात कर रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल देता हूं, यहां पर समझाता हूं कि अगर आपसे बोला जाता है, अगर आपसे बोला जाए 20% या ऐसा कुछ बोला जाए 12.5%, 12.5%, 12.5% अगर आपसे बोला जाता है तो इसका क्या मतलब है? तो 12.5% का मतलब होता है कितना? आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/8। अगर 1/8 होता है तो आप बोला जाए किसी वैल्यू का 1/8 निकालना है, कोई एक वैल्यू है, या हम कहते हैं कि मेरी सैलरी है, या फिर आपको वही वाला एग्जांपल देता हूं, एक सेव है, एक सेव है, उसका 1/8 भाग निकाल के बाहर करना है। अगर एक सेव का 1/8 भाग बाहर निकाल के करना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या कि वो सेव के कितने टुकड़े करेंगे? 8। और अगर 8 टुकड़े करेंगे, 1/8 निकालना यानी 8 टुकड़े करेंगे, उसमें से कितने टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? 1 टुकड़ा हटा दो, बाकी 7 टुकड़े बच जाएंगे। यानी 1/8 में अगर 1/8 हटा दें तो बचेगा कितना? 8 में से 1 चला गया तो बचेगा कितना? 7/8। आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। इस पॉइंट को मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, फिलहाल आपके इस क्वेश्चन में भी यूज है। और ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं। अब जैसे बोला जाए किसी वैल्यू का, जैसे इस क्वेश्चन में है, इस वैल्यू में बोला जाए 16.67% निकालना है। 16.67% निकालने का मतलब है कि उस वैल्यू को कितने टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा? परसेंटेज होता है तो नीचे 100 आता है, यानी 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। यहां 1/6 है, यानी उस वैल्यू का 1/6 निकालना है तो कितने टुकड़े करेंगे? कि आप कितने टुकड़े करेंगे तो आपको पता चल गया कि 1/6 है, यानी 6 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। 6 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड दिख नहीं रहा होगा, मुझसे नहीं बन पा रहा है। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 6 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो उसमें से कितने की बात कर रहा हूं मैं? 1 भाग की बात कर रहा हूं। ये आपका हो गया 1/6। वैसे ही अगर मैं यहां पर बोलूं कि बताइए 5/6 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 5/6 होगा 6 भाग में डिवाइड करो, उसमें से 5 भाग। कुछ और एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं कि अगर किसी वैल्यू का आपको निकालना है 3/8, किसी वैल्यू का अगर मुझे 3/8 निकालना है, या फिर आपको बोला जाए 3/8 निकालो, आप ही को बोला जाए कि निकालो 3/8, यानी उस वैल्यू के कितने टुकड़े करेंगे? 8 टुकड़े कर लो। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, उसमें से कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? 1, 2 और 3,
यानी टोटल 8 भाग में से 3 भाग। ये छोटा सा पॉइंट है, वो आपको समझना है। अब जैसे मैंने ये कहा कि किसी की सैलरी या मेरी सैलरी 3/8 बढ़ गई, मेरी सैलरी अगर 3/8 बढ़ गई या ज्यादा हो गई तो अब क्या करेंगे, 3/8 ज्यादा हो गई यानी कि मेरी सैलरी के कितने टुकड़े हुए, 8, और 8 मेरी सैलरी के टुकड़े हुए और बोला गया 3/8 बढ़ी यानी 8 में 3 के बराबर और बढ़ गई तो मेरी सैलरी कितनी हो गई, 11। ये छोटा सा पॉइंट है, समझना इस पॉइंट को ध्यान से। अगर मैं यही बोलूं कि मेरी सैलरी 3/8 कोरोना की वजह से मेरी सैलरी 3/8 घट गई, अगर मेरी सैलरी 3/8 घट गई यानी मेरी सैलरी को कितने भाग में डिवाइड किया जाएगा, 8, और उसमें से कितना कम हो गया, तो उसमें से 3 कम हो गया, क्योंकि 8 भाग में डिवाइड करेंगे उसमें से 3 भाग मेरी सैलरी कम हो गई, तो बची कितनी, 5। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जिस आपको मैं समझा रहा हूं। फ्रैक्शन को इंटीजर के अकॉर्डिंग सोचने के लिए हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा ना वो आपका बेस वैल्यू होगा, वो बेस वैल्यू मान के चलेंगे, मतलब उतने टुकड़े मान के चलेंगे किसी भी वैल्यू का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो। अब जैसे आपसे बोला जाए मेरी सैलरी 5/12 भाग बढ़ गई, ये फिगर ना बना करके मैं ऐसे ही सोचूंगा, मेरी सैलरी 5/12 भाग बढ़ गई। अगर मेरी सैलरी 5/12 भाग बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी सैलरी को कितने भाग में देखूंगा, कितने भाग में तोड़ के देखूंगा। मेरी सैलरी 5/12 भाग बढ़ गई यानी मेरी सैलरी कितनी थी, पहले 12 भाग में डिवाइड करिए, 12 थी, तो उसमें से 5 भाग के बराबर बढ़ गई। आप ऐसे तो करेंगे कि इसके 12 टुकड़े करेंगे, अब इसके 12 टुकड़े करेंगे, पता नहीं कितना हो रहा है, शायद हो गया होगा, 12 टुकड़े करेंगे, इसमें से कितने भाग के बराबर मेरी सैलरी बढ़ी है, 3, 4, 5, यानी मेरी सैलरी के 12 टुकड़े करे जाएं तो उसमें से 5 टुकड़े के बराबर मेरी सैलरी बढ़ गई है, यानी 12 में 5 जुड़ा कितना हो गया, 17 हो गई है। मैं कहता हूं मेरी सैलरी 5/12 घट गई है, 5/12 घट गई यानी मेरी सैलरी के 12 टुकड़े करो बराबर बराबर, तो उसमें से 5 टुकड़े के बराबर हमारी सैलरी घट गई है 5 पीस के बराबर। 5 पीस मतलब 1 पीस की वैल्यू होगी कुछ अमाउंट, वो माइनस हो गया तो बचा कितना, ये 7। तो ये छोटा सा पॉइंट है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ये सोचने में। जैसे मैं कहूं कि मेरी सैलरी 2/7 इंक्रीज हो गई, मेरी सैलरी 2/7 इंक्रीज हो गई। अगर मेरी सैलरी का 2/7 निकालना है तो मैं अपनी सैलरी को कितने भाग में डिवाइड करूंगा, 7। मेरी सैलरी के टुकड़े किए जाएंगे 7, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर सैलरी है तो सैलरी होगा, जो भी वैल्यू होगी अगर उसका फ्रैक्शन निकालना होगा तो डायरेक्टली उसको कितने टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उतने टुकड़े में डिवाइड कर दो। तो 2/7 निकालना है मेरी सैलरी का, यानी 2/7 का है कि मेरी सैलरी कितनी थी इनिशियल, तो मेरी सैलरी 7 थी, और 2/7 इंक्रीज हुई यानी 7 में से 2 भाग के बराबर इंक्रीज हुई, तो 7 + 2 कितना हो गई, 9 हो गई। अगर मैं कहता हूं मेरी सैलरी 2/7 डिक्रीज हुई, यानी इनिशियल में मेरी सैलरी 7 थी, तो उसमें से कितना डिक्रीज हो गई, 7 भाग में डिवाइड किया, उसमें से 2 भाग के बराबर मेरी सैलरी डिक्रीज हो गई, यानी 7 से 2 चला गया तो बचा कितना, 5। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको समझना है, इस फ्रैक्शन को किस तरीके से रिलेट करना है इंटीजर में, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बस इतना ही है कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन में वैल्यू मतलब कोई x y z वैल्यू है, मैं कहता हूं x का 5 या फिर सिंपल लेता हूं x का 1/4 निकालो, तो आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है निकालने के बाद वो इंटीजर है। अगर मैं कहता हूं किसी वैल्यू का फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, यानी किसी वैल्यू का 1/4 निकालना है, यहां पर वो 1/12 हो सकता है, 1/12 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, तो ये वैल्यू मिनिमम क्या माने कि ये इंटीजर है, तो ये वैल्यू मिनिमम कितने के बराबर मानी जाएगी, तो आपका एकदम बेसिक पॉइंट है, ये डिनोमिनेटर के बराबर मान लो। सबसे बेसिक तरीका इसका यही है कि जब भी ये फ्रैक्शन है, किसी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना हो, तो उसमें से उस वैल्यू को जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसको मिनिमम कितना माने कि रिजल्ट हमारा इंटीजर में आए, तो उसको मिनिमम हम मान सकते हैं कितना, जिस पर हमेशा रिजल्ट इंटीजर आएगा, वो मिनिमम वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के बराबर, यानी x को क्या मान लेंगे हम 4, और जैसे इसको 4 मानेंगे 4 का 1/4 कितना आता है, 1। अगर किसी वैल्यू का अगर मुझे निकालना है 1/8, तो हमें इस वैल्यू को मिनिमम कितना मानना होगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 8, और जैसे ही 8 मानेंगे ये डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपका न्यूमरेटर सिर्फ बचेगा, इंटीजर आ गया। अगर मुझे किसी वैल्यू का 5/12 निकालना है और हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आया वो इंटीजर में आए, तो इंटीजर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को क्या मानना होगा कि ये इंटीजर में आए, ये 100% श्योर हो आप,
तो इसके लिए उसका मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो मान लो आप डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। यानी कि अगर इसका डिनोमिनेटर 12 है तो 12 मानेंगे तो 12 कैंसिल, रिजल्ट इंटीजर में कितना आया, 5 आया। तो जब भी किसी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना हो ना, तो आप हमेशा उस वैल्यू को ट्राई करिए मेहनत करके कि आप उसको डिनोमिनेटर जो लिखा गया वही मानिए। कंडीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक्स एग्जांपल के थ्रू समझाया। क्या कंडीशन हो सकती है कि एक ही वैल्यू का दो दो फ्रैक्शन निकालना हो सकता है, तीन तीन फ्रैक्शन निकालना हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझाते चलूंगा। लेकिन फिलहाल दो के केस में क्या करना होगा वो आप देखिए यहां स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसके थ्रू। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो फ्रैक्शन इनटू 100 कैसे परसेंटेज होता है, और आज की क्लास में हम लोग कुछ मानना सीख रहे हैं कि जब भी किसी वैल्यू का फ्रैक्शन निकालना हो तो फ्रैक्शन निकालते टाइम आपको उस वैल्यू को क्या मानना है मिनिमम, जिससे जो रिजल्ट आए वो इंटीजर में आए। इसके लिए आप देखो, इफ टू नंबर्स आर ग्रेटर देन द थर्ड नंबर बाई 20% एंड 50%, दो नंबर हैं जो क्रमशः तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा है। अच्छा, 20% और 50% ज्यादा है, यानी पहला नंबर ये 20% ज्यादा है, प्लस कम होता तो माइनस लिख देता, यहां पर ये बोला गया ये 50% ज्यादा है, तो ये 20% पहला नंबर किससे ज्यादा है, यही तो बोला गया कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है किससे, तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर से अगर ज्यादा है तो अब आप यहां पर देखिए कि तीसरा नंबर कुछ तो होगा, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि ये जो 20% ज्यादा था और ये जो 50% ज्यादा था, ये दोनों तीसरे नंबर से ज्यादा थे। तो जब तक तीसरे को आप कुछ मानेंगे नहीं तब तक पहला और दूसरा तो डायरेक्टली आएगा ही नहीं, तो तीसरे को आपको मानना है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर तीसरे को मानना है तो मैंने अभी जो बताया उसका डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, किस तरीके से होगा। 20% को आप क्या लिखते हैं, तो 20% को आप लिखते हैं 1/5 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में सोचते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है कि कैसे मानना। और दूसरे को क्या मानेंगे, 50% है तो क्या लिखा जाएगा 1/2। पहला 1/5 ज्यादा है प्लस 1/5, दूसरा कितना ज्यादा है 1/2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तीसरे से। अब आप देखिए कि ये तीसरे की वैल्यू क्या रखें जिसका 1/5 निकालें, तो यहां पर आपका एक इंटीजर वैल्यू है, और तीसरे को क्या रखेंगे जिसका 1/2 निकालें, तो ये भी इंटीजर वैल्यू है। ये इंटीजर में क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसके लिए हम लोग ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे हमारे ये दोनों रिजल्ट इंटीजर में आए। अगर ये फ्रैक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने कहा कि इसको मान लेता हूं मैं 4, तो अगर ये 4 मानेंगे तो 4 का 1/5 4/5, ये तो फ्रैक्शन बन रहा है। अगर ये इंटीजर आता तो देखने में भी अच्छा लगता और आगे की कैलकुलेशन में भी आसान हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू इंटीजर में है, इसके लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू का यानी थर्ड नंबर का हमें 1/5 निकालना है, और हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आए वो किस में आए, इंटीजर में आए। और इसी वैल्यू का सेम वैल्यू का हमें निकालना है 1/2, और हम चाहते हैं कि ये भी इंटीजर में आए, तो ये भी इंटीजर में आए। तो हमें क्या करना होगा कि इसको इसके अकॉर्डिंग सोचें तो क्या मानना होगा 5, और अगर इसको इसके अकॉर्डिंग सोचें, थर्ड नंबर को अगर इसके अकॉर्डिंग सोचें 1/2 निकालना है तो मिनिमम क्या मानेंगे 2। यानी हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका 1/5 निकालें तो वो भी इंटीजर है, और जिसका 1/2 निकालें तो वो भी इंटीजर है। अगर दोनों इंटीजर चाहते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 5 से भी डिविजिबल हो, यानी 5 का मल्टीपल हो, 5 से डिविजिबल हो, और ये 2 से भी डिविजिबल हो। मिनिमम तो अगर 1/5 निकालना होता तो 5 मान लेते हैं, 1/2 निकालना होता तो 2 निकाल लेते हैं, लेकिन ये सेम वैल्यू है का 1/5 भी निकालना है और 1/2 भी निकालना है। तो हमें एक ऐसी संख्या माननी है जो 5 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, और वो मिनिमम हो, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, यानी 5 का भी मल्टीपल हो और 2 का भी मल्टीपल हो। तो यानी हम कह सकते हैं 5 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल चाहिए यानी कॉमन मल्टीपल चाहिए, और कम से कम चाहिए यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 और 2 दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10। तो हमने कहा कि जो तीसरा नंबर था वो कितना था, 10। अगर तीसरा नंबर 10 था तो 10 का 1/5 निकालो, कितना आता है 2, क्योंकि 1/5 ज्यादा है पहला नंबर, यानी 10 से 2 ज्यादा 12 है।
दूसरा नंबर कितना ज्यादा है 1/2, 1/2 किसका, थर्ड से 10 का, यानी कितना ज्यादा है 5, और अगर ये 5 ज्यादा है तो 10 से 5 अधिक यानी कितना हुआ 15। ये पॉइंट आपको मैं जो समझा रहा था वो ये है। और अब आप देखिए कि आगे जो क्वेश्चन होंगे, मैं इतना पूरा 2-3 क्वेश्चन इस पर करेंगे और तो आपको मैं पूरा फिर से लिख के नहीं दिखाऊंगा, 100 के अकॉर्डिंग कब होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा इसको समझाने के बाद। पहला नंबर आ गया 12 और दूसरा नंबर आ गया 15, और ये 12 और 15 कब होगा, जब हम तीसरे को मानेंगे 10। अब आपका क्वेश्चन आता है, मैं जो शुरू में बोल रहा था जो क्वेश्चन करते वक्त किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है परसेंटेज के लिए 100, यहां पर देखिए फाइंड द सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो दूसरा नंबर है, जो सेकेंड नंबर है, वो कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, कितना प्रतिशत अधिक है। हम बात करें अधिक की, कि जो पहला दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप बताइए कितना अधिक है, 3 अधिक है। किसके बारे में बात करें, अधिक के बारे में। तो जो अधिक है वो कितना है 3। बोला गया कितना परसेंट अधिक है, यानी 3 अधिक है, परसेंटेज चाहिए इंटू 100। 3 अधिक है, परसेंटेज चाहिए इंटू 100। बट किससे ज्यादा है, तो ज्यादा किससे, फर्स्ट से अपान 12। और 3/12 कितना होता है 1/4। अगर ये 1/4 होता है, 1/4 होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जो ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूं कि किस चीज का ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है जिसको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में बात की जा रही होगी, अगर अधिक के बारे में बात की जा रही होगी तो जो अधिक वाला पार्ट होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा। कम की बात की जा रही होगी तो कम वाला जो पार्ट आपका आएगा वो कम वाला न्यूमरेटर में होगा। और अधिक या कम, किससे अधिक या कम, जिससे अधिक या जिससे कम की बात की जा रही होगी, जिससे कंपेयर किया जा रहा होगा वो बेस में आएगा, और इंटू 100 करेंगे आपका रिजल्ट आएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर 25% आ रहा है। मैंने इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन यहां पर 100 भी अगर आप देखें तो 100 के अकॉर्डिंग भी अच्छा बनेगा। लेकिन 100 के अकॉर्डिंग आप तभी जा सकते हैं, 100 के अकॉर्डिंग तभी आप जाइए, तभी आप जा सकते हैं, जाने के लिए तो हमेशा जा सकते हैं, लेकिन 100 के अकॉर्डिंग आप तभी चलिए, 100 के अकॉर्डिंग तभी आप सॉल्व करिए जब ये जो परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम जो दिया गया है ना परसेंटेज, वो वैल्यू इंटीजर में हो। यहां पर इंटीजर में है, और ये इंटीजर में क्या है, पहला 20% ज्यादा है, दूसरा 50% ज्यादा है, तो आप 100 के अकॉर्डिंग भी इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये पॉइंट में होता 16.67 और 12.5% इस तरीके के पॉइंट में आपका होता जो इस टेबल से रिलेट है, तो आपको वहां पर 100 मानने पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती एज कंपेयर टू फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानने पर। तो अब आप देखिए कि अगर 20% और 50% ज्यादा और ये दोनों वैल्यू इंटीजर में दिख रही है, तो आप जो मैंने अभी बताया फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ना करके आप 100 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 20% का मतलब 100 पे 20 और ये 50% मतलब 100 पे 50। तो यानी इन दोनों के केस में मैं इसको क्या ले लिया 100। अगर मैं 100 लेता हूं 20% ज्यादा यानी 100 पे 20, तो ये तो 100 माना है, 20 ज्यादा है तो कितना होगा 120। दूसरा 50% ज्यादा है यानी 100 पे 50, 50% का मतलब है 100 में 50 ज्यादा है, और ये 100 ही माना है तो 100 पे 50 ज्यादा कितना होता है 150। अब बोला गया था कि जो दूसरा नंबर है सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 30। किससे अधिक है 120 से। परसेंटेज चाहिए इंटू 100 और आंसर क्या आता 25%। तो यहां पर 100 के अकॉर्डिंग भी बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, और 100 के अकॉर्डिंग तभी आसानी से सॉल्व होता जाएगा जब तक आपका जो परसेंटेज वैल्यू दी जा रही है वो आपका इंटीजर में दिख रही है, तब तक बड़े आसानी होगी 100 के अकॉर्डिंग करने में। लेकिन जैसे ही आपका परसेंटेज आपका इंटीजर में नहीं होगा, कुछ इनसे रिलेटेड मिल जाएगा जो कि आपके पॉइंट वाले केस हैं, तो वहां पर 100 के अकॉर्डिंग करने में बहुत कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानने से। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से आप देखते जाइए कहां पर 100 का यूज कर सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन में 100 का यूज करना आसान होगा?
कि नहीं होगा? ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे नहीं, ये तो इंटीजर दिख रहा है और ये भी अच्छा खासा बहुत बेकार इंटीजर तो नहीं है, ये अप्रॉक्स वाला इंटीजर तो नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर है, मिक्स फ्रैक्शन वाला केस तो नहीं है कुछ ऐसा वाला कि ये डिवाइड करते रहो, डिवाइड होने वाला ही नहीं है। तो यहां पर आप 100 के अकॉर्डिंग करें और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो दोनों तरीके अप्लीकेबल हैं, लेकिन यहां पर भी क्योंकि ये पॉइंट में आ चुका है और ये वैल्यू 12.5% को हमें पता है कि 1/8 लिखते हैं, अगर हमें पता है तो हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचें तो इंटीजर मतलब अगर इसको 100 के अकॉर्डिंग करते हैं उसके कंपेयर में फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचने पर थोड़ा बहुत तो आसान हो ही जाएगा। तो जैसे आप देखिए मैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही सोच रहा हूं, कर रहा हूं, यहां पर सेकेंड एंड थर्ड, यहां पर थर्ड ये है तो फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। अब बोला क्या गया है यहां पर क्वेश्चन में, इफ टू नंबर्स आर ग्रेटर देन द थर्ड नंबर बाय 12.5% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकेंड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% ज्यादा है, 12.5% और 25% ज्यादा है, तो बताइए कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत कम है। अब मैंने कहा कि इसको फ्रैक्शन में लिखें 25% को तो क्या लिखते हैं 1/8, सॉरी 1/4। 25% को लिखें तो 1/4 लिखते हैं, ज्यादा है तो प्लस। 12.5% को क्या लिखते हैं तो आपको पता है 1/8 लिखते हैं, ज्यादा है तो प्लस। बोला गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/8 ज्यादा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 1/4 ज्यादा है, तो इस संख्या का 1/8 भी निकालना है, इस संख्या का 1/4 भी निकालना है। तो तीसरी संख्या मिनिमम ऐसी कौन सी वैल्यू निकाल मतलब माने जिसका 1/8 भी इंटीजर में आए और जिसका 1/4 भी इंटीजर में आए, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर 1/8 भी इंटीजर आए 1/4 भी इंटीजर आए, ताकि हमारी कैलकुलेशन बड़ी ना हो। ऐसी संख्या जो 8 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, तो आप ये भी कह सकते हैं 8 × 4 मतलब 32। लेकिन आप जितना कम वैल्यू मानेंगे ना, छोटी वैल्यू मानेंगे, कम नहीं, जितना छोटी वैल्यू मानेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 1/8 और 1/4 दोनों इंटीजर आएगा, तो ऐसी संख्या जो 8 और 4 दोनों से डिविजिबल हो और सबसे छोटी हो, तो 8 और 4 का आप क्या कर सकते हैं एलसीएम, अगर आपको निकालना आता है तो निकाल लीजिए, नहीं निकालना आता है तो 32 मान सकते हैं। 8 और 4 का एलसीएम आता है कितना, 8 और 4 का एलसीएम आता है 8। मैंने कहा जो तीसरी संख्या है ना वो 8 है, क्यों माना वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 8 है और यहां डिनोमिनेटर में 4 है, तो ऐसी संख्या जो 8 और 4 दोनों से डिविजिबल हो और छोटी हो तो वो 8 है। अगर मैं तीसरी को 8 मानता हूं तो 8 अगर लेते हैं तो ये कितना आएगा, एक ज्यादा है 8 से तो ये हो गया 9, और 1/4 अगर निकालें इस 8 का तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2। अगर 2 ज्यादा है तो 8 + 2 10। अब आप देखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अच्छा पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो पहले तो क्वेश्चन बोला गया कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच % लेस देन द सेकंड नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत कम है। हम बात कर रहे हैं यहां पर कम की, कि कितने प्रतिशत कम है, हाउ मच % लेस, कितना परसेंट कम है, यानी कितना कम है 1, किससे, सेकेंड नंबर से, यानी 10 से इंटू 100, परसेंटेज चाहिए इंटू 100, आंसर कितना आ गया 10%। यानी फर्स्ट नंबर 9 जो है वो 10 से कितना % कम है, तो कम कितना है 1। हम यहां पर बात करें किसका, कम का, किससे, आपका सेकेंड से, यानी आपका सेकेंड नीचे जाएगा, किसके बारे में बात कर रहे थे कम की, तो वो कम ऊपर रहेगा इंटू 100 और आंसर आ गया 10%। तो छोटा सा पॉइंट मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि क्या मानना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यहां पर न्यूमरेटर में क्या रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आगे आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मैं इसी को कहता हूं क्वेश्चन जो मैंने बताया भी, अगर इसको 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हो तो अभी तक तो काम चल जाएगा, ज्यादा खतरनाक नहीं दिख रहा है परसेंटेज, तो काम चलाना चाहे तो चला सकते हैं। जैसे आप देखिए पहला नंबर कितना अधिक है, अगर मैं सीधा 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो इसे 100 लिया, पहला नंबर 12.5% ज्यादा है, यानी 100 12.5% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। तो जब मैंने इसको 100 मान ही लिया है तो ये 12.5%, 100 में 12.5 अधिक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 100 + 12.5,
ये 25% यानी 25% का मतलब है 100 पे 25 ज्यादा है। अगर इसको 100 लेते हैं तो 25 ज्यादा, 25 अधिक 125। अब बोला जा रहा है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितने परसेंट कम है? तो कितना कम है? 12.5। किससे कम है? सेकेंड से, 125 से। परसेंटेज चाहिए इनटू 100। आंसर आपका आ गया 10%। तो पॉइंट आपको बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में बात की जा रही है, यहां पर कम के बारे में बात की जा रही है तो वो आपका न्यूमरेटर में आ गया, तो वो ऊपर रखा। किससे कंपेयर करके बात की जा रही है? तो जिससे कम या जिससे ज्यादा की बात की जा रही है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, वो हमेशा कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100। जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जाए क्या यहां पर फ्रैक्शन यूज करना ज्यादा सुटेबल होगा या इंटीजर के अकॉर्डिंग ही आप मतलब 100 के अकॉर्डिंग सोचें? तो अगर हमें परसेंटेज जो वैल्यू दी गई है अगर वो सीधा सीधा इंटीजर में पता है, हमें इंटीजर वैल्यू दी गई है, तो 100 मानने में बुराई ही नहीं है। क्योंकि अगर 37% निकालना है यानी 100 पे 37, 30% निकालना है यानी 100 पे 30, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचूं। जब हमें आसानी से समझ में आ गया कि इसमें इंटीजर वैल्यू है तो 100 के अकॉर्डिंग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो हम फ्रैक्शन में जाएंगे ही नहीं। जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर मैं इंटीजर के अकॉर्डिंग करूं इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताना चाहता हूं इन एग्जाम्पल के थ्रू कि कब आपको, मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए लेकिन एक और पॉइंट जो बताना चाहता हूं कि कब आपको 100 के अकॉर्डिंग तुरंत सॉल्व करना है और कब आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करके सॉल्व करना है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कब हम दिमाग में बैठ जाता है कि हम 100 के अकॉर्डिंग करें या हम 100 के अकॉर्डिंग नहीं करें, हम करें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा तो है नहीं कि जो सिखाया गया है जिंदगी में जीने का तरीका वही तरीका आप पूरी जिंदगी अप्लाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं। आपके साथ जो दुर्घटनाएं होंगी, किसी दूसरे के साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या उसी तरीके की होंगी? नहीं। अगर कोई सफल हो गया है आपके साथ पढ़ने वाला, तो क्या आपकी परिस्थिति और उसकी परिस्थिति सेम होगी? चाहे पैसे की बात करें, चाहे सर्कमस्टेंसेस की बात करें, जो आपके आसपास माहौल है, या आपके दिमाग की बात करें, तो क्या सब कुछ सेम होगा कि उसी के पैटर्न पर आप सक्सेस पा सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको तरीके जानना जरूरी है कि कहां पर क्या अप्लाई करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में, यहां पर आप अपने एग्जाम में, अपने क्वेश्चन में आप उसका अप्लाई करके आगे बढ़ सके। इस एग्जाम में अगर पार्टिसिपेट करें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सिलेक्ट हो सके। तो इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि कहां पर क्या अप्लाई करना है, किस तरीके से आप सोच सकते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूं इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और बनता है जो कि इससे बेहतर हो, तो मेरे बताने को छोड़ करके आप उधर जाइए, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपका तरीका आप सही है या गलत है आप डिसाइड कर पाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप तुक्का मारोगे मेरा वाला तरीका सही है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, इन पॉइंट पर डिस्कस मतलब जो कर रहे हैं हम, इन क्वेश्चन को करना होगा। अब आपको लगेगा कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा होगा, जो भी अच्छा होगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए दोनों। अगर दोनों पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन सा तरीका अप्लाई करें कि हमारा टाइम जो है कम लगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जल्दी से। और इसके लिए मैं यहां पर जो बता रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहां पर 100 मानना ज्यादा बेहतर होगा। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो इंटीजर में है, और अगर परसेंटेज इंटीजर में है, परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्टली वही इंटीजर वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग बनेगी। पहला 37% ज्यादा है, 37% ज्यादा नहीं है। यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 37% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। इस बार कम की बात की जा रही है, कम है। तो बताइए पहला नंबर दूसरे नंबर का कितने प्रतिशत है? अच्छा, अगर आप देखें कि परसेंटेज में ये दोनों वैल्यू इंटीजर में है तो 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और यहां ज्यादा नहीं है, 37% कम है, और दूसरा भी कम है, कितना? 30%। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादा है या कम। यहां पर बोला गया है कम है, तो 37% कम है और 30% कम है। तो अगर मैं इसको 100 लेता हूं, 37% का मतलब होता है 100 में 37, तो 100 मान लिया तो 37 कम कर दिया 63। सेकेंड नंबर कितना कम है? तो सेकेंड नंबर 30% कम है, और 30% कम है यानी 100 पे 30, और 100 ही माना है तो 100 पे 30 कम कर दिया, कितना आ गया? 70।
100 इसीलिए माना कि हमें परसेंटेज है यानी आउट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग सोचना है। अगर 100 मान लेंगे तो हमें कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वही वैल्यू आएगी रिजल्ट। कम है 30% यानी 100 पे 30, तो 100 लिया था तो 30 कम किया 70, ये 37% कम है यानी 100 पे 37 और 100 ही लिया है तो 37 माइनस किया 63। अब जो मैं बता रहा था फ्रैक्शन आपका लिखने का तरीका, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो मैंने आपको कहा था जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमेशा ऊपर और जिससे कंपेयर किया जाएगा वो हमेशा नीचे। तो बताइए इसमें कम या ज्यादा की बात की गई है क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने परसेंट है, ये नहीं बोला गया कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम। कम या ज्यादा परसेंटेज नहीं निकालना है आपको डायरेक्टली निकालना है कि जो पहला नंबर है ना वो कितने परसेंट है। पहला नंबर मतलब कौन, 63 और ये बोला गया जो 63 है वो कितने परसेंट है यानी इंटू 100 किस वैल्यू का, तो बोला गया सेकेंड नंबर का यानी नीचे कौन सा जाएगा 70 और ये आपका आंसर आ गया 90%। ये आपका आ गया आंसर 90%। और ये जो फ्रैक्शन में लिखेंगे ना तो ये तो आपको पता ही है कि 37% का तो ऐसा कोई रट्टा मारने के लिए बनाया नहीं हमने, या ऐसा कुछ मिला नहीं जिसका यूज करें। 37 आपका क्योंकि प्राइम नंबर है तो 37/100 आएगा और 30 आपका 3/10 आएगा, नीचे 100 आया ही है तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां पर इंटीजर दिख रहा है हमें आसानी से सॉल्व हो गया 100 के अकॉर्डिंग मान करके, हम क्यों जाएंगे फ्रैक्शन के पार्ट पर, लेकिन जानना दोनों जरूरी है। जैसे अगर आपसे मैं अगले एग्जांपल के थ्रू पूछ रहा हूं कि आप क्या मानना चाहेंगे, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानना चाहेंगे या आप डायरेक्टली 100 के अकॉर्डिंग मानना चाहेंगे। 100 के अकॉर्डिंग नहीं मान रहे हैं तो आप डायरेक्टली परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर उसके अलावा अगर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मानना मैं बात कर रहा हूं तो उस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लिख ले रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में और उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या 100 के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, 100% के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या रेशियो वाला पार्ट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू देखते ही। यानी अगर आप देखें 37.5% यानी 100 में 37.5 और अगर इसको देखें तो 100 में 28.56, तो ये वैल्यू अगर 100 में देखें तो ये 28.56 पॉइंट हटा करके सोचें अगर एक बार तो हम कहेंगे 4 डिजिट का वैल्यू आ रहा है, बढ़ाना है, जोड़ना है, घटाना है, तो ये बेकार सा वैल्यू बनेगा, बड़ी वैल्यू आएगी। और पॉइंट में अगर आप सोचें तो ये जो पॉइंट में कैलकुलेशन करना होता है ना वहां पर कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो इसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग यहां पर इस टेबल से रिलेट जैसे ही मिलेगा उसका फायदा उठाएंगे। तो फायदा कैसे उठाएंगे वो आप देख लो। जैसे बोला गया पहला नंबर 37.5% ज्यादा है, सॉरी कम है 37.5% और दूसरा नंबर कम है 28.56। 28.56 को देखिए तो 14.28 का डबल है 28.56, यानी आप देख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं कि 14.28 होता है उसका डबल है 28.56, तो डायरेक्टली 2/7 लिख सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि इसका डबल है तो यानी हम लिख सकते हैं 28 4/7% भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ये 37 1/2 भी लिखा हो सकता है। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, वो आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे या प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो इसमें आपका दोनों फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। और अगर इसको कैलकुलेट करें, जैसे अगर मैं इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करता हूं तो यही तो लिखूंगा 37 इंटू 2 और +1/2 तो था ही, परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे 100 आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3/8। और अगर इसको देखें 28 और 4/7%, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर बार ऐसा करेंगे कैलकुलेट करके चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपका इससे रिलेटेड मिलता है तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन का जब आप पढ़ रहे होंगे, ताकि जब एग्जाम देने जाएं वहां पर जब ऐसी वैल्यू आए तो आपको ये नहीं सोचना पड़े, आपके दिमाग में वो पॉइंट क्लिक करे कि अच्छा इसका तो ये फ्रैक्शन बनेगा। तो आपको पता चल गया, मैंने पहले ही बताया था 28.56 इसका डबल है, क्योंकि हमें ये एकदम रट गया है मतलब जब आप पढ़ चुके होंगे तो रट जाएगा, तो उस केस में आप डायरेक्टली देखेंगे ये डबल है यानी 2/7 होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा 28 इंटू 7 और +4 और अपान में 7% है तो इंटू 100 जो कि आ रहा है 2/7, तो कुछ ऐसे ही है। तो ये कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो अगली वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल यहां पर इस क्वेश्चन में यूज था तो मैंने इसको बताया।
बोला गया कि दो नंबर कम है तीसरे नंबर से, एक है कितना 37.5% यानी 3/8 कम है, और दूसरा कितना कम है, तो दूसरा कम है 2/7 जो अभी मैंने बताया। और किससे? तीसरे नंबर से। तो इस वैल्यू का 3/8 निकालना है और इसी वैल्यू का 2/7 निकालना है। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐसी संख्या जो दोनों के डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो, 7 और 8, 7 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। यानी हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 8 और 7 दोनों से डिविजिबल हो और छोटी से छोटी हो। तो 8 और 7 का एलसीएम, और 8 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? अगर हम एलसीएम नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में, और उसके अलावा हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब नंबर सिस्टम में, तो वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल 8 और 7 का एलसीएम 56, यानी तीसरा नंबर हमने 56 लिया। अब तीसरा नंबर 56 ले लिया, तो इसके बाद आप देखिए कि तीसरे का ये 3/8 यानी 56 का 3/8 कितना आएगा? तो ये आ रहा है 3/8 21 कम है 56 माइनस 21 35। दूसरे नंबर जो दूसरा है वो 2/7 कम है तीसरे से, यानी 56 का 2/7, तो ये आपका आ रहा है 8 2 16, और अगर 16 कम करें 56 से तो ये आ रहा है 40। ये आपका यहां तक का वैल्यू आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए जो दूसरा नंबर है वो फर्स्ट नंबर का, जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का कितने प्रतिशत है? तो सेकेंड नंबर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकेंड नंबर मतलब 40। कम या ज्यादा तो बात ही नहीं करेंगे, कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है वो क्या निकालने के लिए बोला गया है कि सेकेंड नंबर जो है ना वो कितना परसेंट है। वो डायरेक्टली बोला गया है जो सेकेंड नंबर है वो कितना परसेंट है। मतलब लिख सकते हैं जो 40 है, ये 40 कितना परसेंट है, यानी इंटू 100 किस वैल्यू का? फर्स्ट नंबर का, मतलब 35 का, और ये आपका रहा 8/7। अच्छा, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उस पार्ट के अकॉर्डिंग सोचे तो आप बताइए इस 8/7 को क्या लिख सकते हैं? 7 से डिवाइड किए 1 कंप्लीट और प्लस 1/7 लिख सकते हैं। 7 से डिवाइड किया 1 कंप्लीट और प्लस 1/7। और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1 100%, 2 होता है 200%, तो 1 है यानी 100%, और प्लस 1/7 14 2/7%, यानी हमारा आंसर जो आएगा हम लिख सकते हैं कि ये आएगा 114 2/7%। जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का कितने प्रतिशत है? 40 35 का कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर होगा 114 सही 2/7%। तो ये आपका क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपने सोचा। जैसे एक और एग्जांपल, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल थोड़ा अलग तरीके का दिख रहा है। यहां परसेंटेज नहीं निकालना है, लेकिन आपको कुछ कैलकुलेशन करके कुछ मिनिमम वैल्यू की बात की गई है। और मिनिमम वैल्यू की बात जो की जा रही है वो क्या किया जा रहा है, वो बोला गया है इन ए क्लास ऑफ MBA स्टूडेंट 16.67% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 12.5% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड 6.67% स्टूडेंट्स आर, ये 6.66 मतलब 6.67 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, एंड रेस्ट आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। द मिनिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आर। अच्छा, आपको दिया गया 4, यहां पर बोला गया है कि MBA की एक क्लास है जो इसमें आपके स्टूडेंट के बारे में बोला गया है कि विद्यार्थी हैं, उसमें से बोला गया है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसका 16.66% यानी 16.67%, यानी कि 1/6। टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जितने भी हैं उस स्टूडेंट में से 1/6 जो है वो किस बैकग्राउंड से हैं? तो बोला गया कि 1/6 जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है। फिर उसके बाद बोला गया टोटल का 1/6 भाग साइंस बैकग्राउंड से हैं, और टोटल का ही 12.5% कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उसका 1/12 भाग निकालें तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। टोटल जितने भी होंगे उसका 1/12 भाग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और टोटल का ही 6.67%, टोटल का ही 6.67% यानी 6.66 या 6.67% लिखा जाता है, जो होता है 1/15। ये किस बैकग्राउंड से हैं? तो ये आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। और बोला गया कि जो बचे रेस्ट वो कौन से बैकग्राउंड से हैं? वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, EB इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये रेस्ट। और ये रेस्ट जो है
ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये मिनिमम कितने होंगे, आपको इनको मिनिमम रखना है। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को मिनिमम रखना है तो हम टोटल को भी तो मिनिमम ही रख करके चलेंगे। अगर मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मिनिमम स्टूडेंट को रखना है तो हम टोटल को भी मिनिमम लेके चलेंगे। अच्छा, यहां पर आपको ऑप्शन होंगे जिसमें से 0 ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो हमें पता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे। मैंने यहां ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन मैंने आपसे बात किया यहां पर कि अगर आपका ऑप्शन में 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि देखिए मिनिमम तो 0 ही हो सकते हैं, वो 0 से तो कम नहीं हो सकते कि -1 आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। ऐसा तो हमने नहीं काउंट किया कि कोई आदमी जो होगा वो -1 काउंट होगा। जब भी आदमी काउंट होगा तो पॉजिटिव पार्ट में ही काउंट होगा, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर ही आपका यूज होगा वहां पर। यानी जब भी स्टूडेंट की बात की जाएगी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है तो मिनिमम कितना हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं या 0 से ज्यादा, 0 से तो कम हो नहीं सकते। तो 0 अगर आपके ऑप्शन में है ही नहीं तो 0 की प्रॉब्लम खत्म, यानी 0 तो हम मानेंगे नहीं। या फिर अगर आप इसको देखिए कि टोटल स्टूडेंट में अगर मिनिमम टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो 100% और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो 1। अगर इन सबको जोड़ करके देखें तो अगर ये 1 आ जाए तो यानी कि हमारा 1 का मतलब 100% स्टूडेंट इधर ही हो गए, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में स्टूडेंट थे ही नहीं। या फिर टोटल जोड़े तो 100% आ जाए। क्या आपको दिख रहा है ये 100% होगा? अगर ये 20 मान लेता हूं, ये भी 20 मान लेता हूं, 40, इसको 10 मान लेता हूं, 50, तो इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो स्टूडेंट हैं ही हैं, ये कंफर्म है। अब कंफर्म है तो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को निकालेंगे तो हमें टोटल वैल्यू तो दी नहीं गई है। अगर आपको ये टोटल वैल्यू दी नहीं गई है, अगर आप इसको मानते कि चलो मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिया x थे, अगर टोटल स्टूडेंट x थे तो x का इतना सब निकाल के कैलकुलेट करेंगे, जो ये आएगा इनको ऐड करेंगे और टोटल x में से इनको वैल्यू माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से करने की जगह बस आप ये बता दो, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या स्टूडेंट पॉइंट में काउंट होंगे, क्या स्टूडेंट पॉइंट में काउंट होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कहीं कॉलेज में पढ़ता था और मेरा एक्सीडेंट, मान लेते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे दोनों पैर कट गए, मेरे दोनों हाथ कट गए, बट बॉडी का जो पार्ट आपका हाथ और पैर कटने के बाद बचा था वो आपको दिखाई दे रहा था। तो आप क्या बताइए कि आप स्टूडेंट के पार्ट पे काउंट करेंगे तो कहेंगे कि ये 0.5 स्टूडेंट है या 0.75 स्टूडेंट है। अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो पॉइंट में तो काउंट होंगे नहीं, जब भी स्टूडेंट काउंट होंगे तो उसमें से मैं भी एक स्टूडेंट ही काउंट होऊंगा, पॉइंट में नहीं होऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर आपको टोटल स्टूडेंट इस हिसाब के रखना है, इतना रखना है। आपको पता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मिनिमम स्टूडेंट चाहिए, तो आपको यही करना होगा कि टोटल स्टूडेंट को ही मिनिमम रखो ताकि ये वैल्यू आपका मिनिमम आए। लेकिन इस वैल्यू को मिनिमम रखते वक्त आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 1 ले लिया और 1 ले लिया, बाकी आप बताइए अगर इसको 1 लेंगे तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। यानी क्या पॉइंट में स्टूडेंट होंगे जिनकी संख्या, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनकी संख्या पॉइंट में होगी? नहीं होगी। तो आपको टोटल स्टूडेंट ऐसा मानना है जिसका 1/6 निकालें तो ये वैल्यू किस में आए, यानी यहां पर स्टूडेंट की संख्या इंटीजर आए, यहां पर भी इंटीजर आए, यहां पर भी इंटीजर आए, और जब ये सब इंटीजर आएगा तो ये इंटीजर आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल में से ये वैल्यू इंटीजर की तीनों ऐड करके माइनस करेंगे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये वैल्यू इंटीजर में आए तो टोटल स्टूडेंट को क्या मानना पड़ेगा, जो किसका मल्टीपल हो, 6 का, यानी 6 मिनिमम। आप इसके लिए सिर्फ माने तो मिनिमम 6 मानेंगे कि इंटीजर आए, इसके लिए माने तो मिनिमम आप कितना मानेंगे, 12। सिर्फ इसके लिए मानने तो मिनिमम 12 मानना पड़ेगा, सिर्फ इसके लिए माने तो मिनिमम कितना मानना पड़ेगा, 15, जिससे स्टूडेंट इंटीजर में आएंगे। यानी अगर ये 15 मानेंगे टोटल स्टूडेंट तो ये जो आर्ट्स बैकग्राउंड के केवल इनकी बात की जाएगी तो ये इंटीजर में आएंगे। अगर इनको मिनिमम माना जाएगा 12 तो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इंटीजर में आएंगे। यहां पर मिनिमम 6 माना जाएगा तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट इंटीजर में आएंगे। तो इसी सेम वैल्यू का 1/6 भी निकालना है, इसी का 1/12 भी निकालना है, इसी का 1/15 भी निकालना है। तो वो मिनिमम वैल्यू आपको स्टूडेंट की संख्या को मानना है जिससे ये सब इंटीजर में आए और ये आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट वो मिनिमम संख्या हो। तो आप क्या मानेंगे इसको मिनिमम, तो ऐसा संख्या जो 6 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी हो, यानी 6, 12, 15 तीनों से डिविजिबल हो और वो मिनिमम हो।
अगर ये टोटल स्टूडेंट मिनिमम मानेंगे तभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट मिनिमम आएंगे। तो वो कौन सी संख्या मिनिमम है जिस पर ये तीनों इंटीजर आएंगे, यानी वो संख्या 6, 12 और 15 तीनों से डिविजिबल हो और वो सबसे छोटी हो। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 15। 6, 12 एंड 15, सॉरी मैं एक गलती यहां पर लिखा हूं, 12.5%, 16.67% तो 1/6 होता है। ये 12.5% जो आपका होता है 1/12 नहीं होता है, वो 12.5% क्या होता है 1/8। यहां पर आपका जो लिखा गया 1/8, पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था वो समझ रहे होंगे आप, और 6.67% मतलब 1/15। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो गलत लिखा है, लेकिन अब आप क्लियर कर लीजिए, यहां पर 1/8 होगा, क्योंकि 12.5% की बात की जाती है तो वो आपका आता है 1/8। अब आप बताइए कि वो कौन सी मिनिमम संख्या माने स्टूडेंट की जिससे ये तीनों इंटीजर में और मिनिमम हो, ताकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी मिनिमम आए। तो इसके लिए आपको ऐसी संख्या माननी होगी जो 6, 8 और 15 तीनों कैल्शियम, और तीनों कैल्शियम निकालें तो कितना आता है, तो आप कैलकुलेट करके देखना, एलसीएम निकाल के देखना, जैसे निकालते हैं तो आपका आएगा 120। अगर मैं इसको 120 से कम मानूंगा, आप चेक कर लेना मान करके, एलसीएम से अगर कम मानेंगे, 120 से कम मानूंगा तो ये तीनों इंटीजर में नहीं आ सकते, आपके पॉइंट में स्टूडेंट होते नहीं है। तो मिनिमम क्या होगा स्टूडेंट 120, और अगर 120 होगा तो 120 का 1/6 कितना होता है, तो आप निकाल सकते हैं। 120 का 1/6 होता है 20, और 120 का 1/8 कितना होता है 15, और 120 का 1/15 कितना होता है, तो ये आता है 8। यानी टोटल आपका 120 स्टूडेंट में से इतने जो निकाल दो तो जो बचा हुआ मिनिमम स्टूडेंट उतने होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो 120 में से कितना माइनस करना है, 20, 10, 30, 10, 40, 43, और 43 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 77 स्टूडेंट। शायद सही हूं मैं, 120 से 40 गया, बचा 80, 3 और माइनस किया 77। यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मिनिमम स्टूडेंट दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम स्टूडेंट की संख्या जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 77 ही होंगे, ये मिनिमम की बात की जा रही है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो पता ही नहीं है, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए ही नहीं गए एक्चुअल। तो मिनिमम स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे वो कितना होंगे 77। किस तरीके से सोचा हम लोगों ने इसको वो मैंने आपको समझाया है, और फ्रैक्शन में किस तरीके से सोचना है आपको मानते वक्त वो मैंने आपको समझाया है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं इस कंसेप्ट को, जो पॉइंट मैंने बताया उस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।